हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पिछले वीडियो में अनुसूची से संबंधित टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से हम लोग 4 अनुसूची पर चर्चा किए थे। उस पर हम लोग कितना अनुसूची पर चर्चा किए थे? 4 अनुसूची। 4 अनुसूची में से एक अनुसूची था 9, एक था 10, एक था 11, एक था 12। ये 4 ऐसे अनुसूची हैं जिनको कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आपको एक बार हम फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। जैसे भारत का जब संविधान लागू हो रहा था, तो लागू होते समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा कुल 8 अनुसूची जोड़ी गई और संविधान संशोधन के तहत 4 नई अनुसूची जोड़ी गई संसद के द्वारा। और वो जो 4 नई अनुसूची थी संसद के द्वारा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं अनुसूची आप लोग को हम बता चुके हैं कि 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था, इसमें भूमि सुधार जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची जो बताए थे, 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? दल बदल जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया, पंचायती राज जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? नगर पालिका। तो आपको बताए कि 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था वो पहला संविधान संशोधन के समय, और 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के समय, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के समय, और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन के समय। तो ये सारा जितना भी 9 से लेकर जो 12 तक हम लोग पढ़े हैं, यानी 9 से लेकर 12 तक जो पढ़े हैं, ये पिछले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आप लोग को एकदम पूरा एकदम डीपली नॉलेज मिल जाएगा कि 9वां कब जोड़ा गया, 10वां कब जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया, 12वां कब जोड़ा गया। तो इस पे अब ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी, अब हम लोग इस वीडियो में इस पर सिर्फ बात करेंगे 1 से 8 तक। 9 से 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइएगा, अब हम लोग 1 से लेके 8 तक बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है एग्जाम में। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अनुसूची 1 से लेके 8 तक। कहां से पढ़ेंगे? 1 से लेके 8 तक। 1 से लेके 8 तक। आइए, उसमें से जो पहला अनुसूची हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा अनुसूची पढ़ने जा रहे हैं? पहला अनुसूची। पहला अनुसूची को पढ़ने से पहले मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पहला अनुसूची पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझ ले थोड़ा भारत के बारे में। किसके बारे में समझे? भारत के बारे में। भारत और इंडिया, जो कि अभी राजनीतिक मुद्दा कहे या संवैधानिक मुद्दा कहे, ये हमारे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसी से संबंधित अनुसूची 1 हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पहले समझते हैं। अनुसूची 1 भारत जो बना है, हमारा जो भारत बना हुआ है, हमारा जो भी भारत देश बना हुआ है, यह अनुसूची 1 कहता है कि यह जो हमारा पूरे भारत बना हुआ है, यह 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। कितना चीज से मिलकर बना हुआ है? 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि भारत का अगर क्षेत्रफल अभी देखिएगा तो 2,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 2,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो भारत जो बना हुआ है 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। और ये 2 चीज जो है, पहला आपका यहां पर हम लोग राज्य देखेंगे। क्या देखेंगे? राज्य। और इसी राज्य देखने के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर केंद्र शासित प्रदेश। क्या देखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में भारत के अंदर जो राज्य की संख्या है, वह राज्य की संख्या वर्तमान समय में 28 है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अगर देखें, तो 8 है। कितना है? 8। क्या इसके अलावा भी कुछ है इंडिया में? तो नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो 2 चीज से मिलकर बना है। एक, पहला जितना भी राज्य है,
और दूसरा जितना केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है। तो कहने का मतलब है हमारा भारत का जो निर्माण हुआ है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका राज्य, तो वर्तमान में राज्य कितना है 28, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8, यानी यही दोनों चीज से मिलकर अपना जो है कि ये भारत देश का निर्माण हुआ है। तो आइए अब अनुसूची 1 में बस इसी चीज को हम लोग आराम से सेट कर देंगे, हमको याद हो जाएगा सब दिन के लिए। आइए अनुसूची 1 से 8 में से पहला अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची 1। कौन सा अनुसूची पढ़ते हैं? अनुसूची 1। अनुसूची 1 कहता है कि भारत के अंदर कुछ राज्य होगा और भारत के अंदर कुछ मात्रा में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े। तो फिर से एक बार अनुसूची पहला, जैसे अनुसूची पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला अनुसूची में भारत बनेगा। अब भारत जो बनेगा कितना चीज से मिलकर बनेगा? दो चीज से मिलकर बनेगा। दो चीज में से एक पहला कौन सा मारेंगे? राज्य। क्या बोलेंगे? राज्य। और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा फैक्ट लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। क्या ले लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, निम्न में से किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा मिलती है? तो आपका जवाब होना चाहिए अनुसूची 1। क्या होना चाहिए? अनुसूची 1। अनुसूची 1। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य की संख्या अगर देखें तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। तो अनुसूची सिर्फ इतना सा जानकारी देता है कि वर्तमान समय में भारत के अंदर कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। एक प्रकार का ये लिस्ट या डाटा जारी रखता है, भारत सरकार के पास है कि भारत के अंदर कुल 28 को राज्य है। जैसे बिहार अपना राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, इस प्रकार से कितना राज्य हो गया? 28 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट उसके पास क्या वो है? 8 गो है। 8 गो में से जैसे देखते होंगे दिल्ली, पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारा का सारा 8 को जो है आपका एक लिस्ट बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश का, और इधर 28 को जो लिस्ट बना हुआ है राज्य का। ये दोनों चीज को अगर हम मिला के देखें तो हमको कौन अनुसूची में देखने के लिए मिलेगा? तो अनुसूची 1 में। किस में देखने के लिए मिलेगा? अनुसूची 1 में। तो आप किसी को समझा सकते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ है ये दो चीज से मिलकर हुआ है, पहला राज्य से, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश से। ये राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। इन दोनों का वर्णन हम लोग किस में देखते हैं? अनुसूची 1 में। किस में देखते हैं? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में। अगर यहां पर आप थोड़ा से दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, आपको हम पूछ देंगे कि अगर हमारे देश में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं, संसद है, अगर संसद का मन हुआ कि नहीं अभी जो 28 गो राज्य चल रहा है ना, अब हमको इसको 29 गो करना है। कितना कर देना है? 29 गो, यानी एगो बढ़ा देना है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वो जो पूर्वांचल का हिस्सा है उसको अलग से बनाए जाने का जो है कि अभी आवाज उठ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश को काटकर एक नया स्टेट अगर पूर्वांचल बन जाता है, अगर एक नया स्टेट पूर्वांचल बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 28 गो राज्य जो अभी तक चल रहा था, अब अनुसूची 1 के लिस्ट में राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29। कितना हो जाएगा? 29। कितना हो जाएगा? 29। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सी अनुसूची में नए राज्यों का जो भी उसमें शामिल किया गया है, इसका डाटा कौन सा अनुसूची रखता है? तो आप लोग बोलिएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1। और अनुसूची 1 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट जारी किया गया है। इसी से संबंधित हम लोग आगे अनुसूची में भी देखेंगे कुछ देर के बाद। अनुसूची 4 में जैसे हम लोग देखेंगे तो आपको माइंड और क्लियर हो जाएगा। अब आइए अनुसूची 2। अनुसूची 2 जो है कि भारत के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे देश के संविधान के लिस्ट में जितना भी पदाधिकारी है, जैसे भारत के अंदर
राष्ट्रपति होते हैं सबसे पहला व्यक्ति, उसके बाद फिर जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। ये जितने भी सरकारी पद हैं, ये जितने भी सरकारी पद हैं, उनको क्या मिलेगा? वेतन। क्या मिलेगा? वेतन। वेतन यानी पैसा, यानी सैलरी मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? सैलरी। सैलरी के बाद उसको क्या मिलेगा? भत्ता। क्या मिलेगा? भत्ता। और तीसरा उसको क्या मिलेगा? पेंशन। जब वो रिटायर कर जाएगा तो उसको बैठा के क्या देगा? पेंशन। क्या देगा? पेंशन। तो आप बोल सकते हैं कि अनुसूची 2 सभी प्रकार के पदाधिकारी के वेतन, भत्ता, पेंशन की चर्चा करती है। किसकी चर्चा करती है? वेतन, भत्ता, पेंशन। वेतन, भत्ता, पेंशन ये किसकी चर्चा करती है? अनुसूची 2 के अंदर भारत के अंदर सभी पदाधिकारियों को वेतन जो देंगे, वेतन 2 में दे रहे हैं। जस्ट 3 जैसे पढ़ेंगे तो सबको क्या करवा देंगे? शपथ दिलवा देंगे। क्या दिलवा देंगे? शपथ। यानी पहले वेतन, 2 में वेतन और 3 में शपथ। 2 में वेतन, 3 में शपथ। अब देखिएगा अनुसूची 3। अनुसूची 3 कहता है कि भारत के संविधान में जितने भी संवैधानिक पद हैं सबको क्या दिलवाइए? शपथ दिलवाइए। आप लोग को पता होगा, आप किसी भी जॉब में जाइए या कोई संवैधानिक पद ग्रहण कीजिए, जैसे गांव सब में अगर आप संवैधानिक पद मुखिया होता है, मुखिया भी एक संवैधानिक पद है, उसका भी वर्णन हमारे संविधान में है। जैसे कि हम लोग अनुसूची 11 पढ़े थे, अनुसूची 11 में पंचायती राज पढ़े थे। पंचायती राज के अंदर में आपको बताए थे कि मुखिया वगैरह होता है, जो भी उसका चुनाव होता है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अनुसूची 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी पदाधिकारी होंगे उनको क्या दिलवाइए? पद पे बैठने से पहले शपथ। अगर आप एक मान लीजिए, अगर आप एक एसआई बनते हैं, दरोगा बनते हैं, तो आपको दरोगा जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग में बुलाने के बाद आपको डायरेक्ट नहीं वहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको उससे पहले आपको सबके समक्ष जो है कि आपको शपथ लेना पड़ेगा कि हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, कभी भी किसी प्रकार का जो है कि हमसे गलती ना हो, ये सब चीज शपथ दिलाया जाता है। यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो सबको क्या दिलाएंगे? शपथ। किस अनुसूची के तहत दिलाएंगे? अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 देखिएगा, शपथ जो लिखते हैं 3 अक्षर का लिखते हैं, यहाँ भी 3 है, तो शपथ किसमें है? 3 में। और 2 में वेतन, भत्ता, पेंशन, यानी किसमें हो गया? 2 में। अब पहला क्या होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए अनुसूची 3 को और हम लोग थोड़ा सा बृहद पैमाने पे समझे। तो अनुसूची 3 सभी प्रकार के पदाधिकारी के शपथ की चर्चा करती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि भारत के अंदर 3 ऐसा पद है, भारत के संविधान में या भारत के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 ऐसा पद है जिसको कि अपवाद में रखा गया है। अनुसूची 3 के अंतर्गत अपवाद में रखा गया है। अनुसूची 3 में सभी प्रकार के पदाधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 3 पद ध्यान से, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, ये 3 ऐसा पद है जो अनुसूची 3 के तहत क्या नहीं करते हैं? शपथ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? शपथ नहीं करते हैं या शपथ नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जब अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं तो ये किसके तहत लेते हैं? तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद के तहत लेते हैं। किसके तहत लेते हैं? अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 69 के तहत, और राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करते हैं 159 के तहत। किसके तहत? 159 के तहत। तो अनुसूची 3 को थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। अनुसूची 3 में सभी प्रकार के पदाधिकारी के शपथ की चर्चा है। तो क्या सभी प्रकार के पदाधिकारी के उसमें कुछ अपवाद भी रखा गया है? हाँ, अपवाद भी है। क्या वो अपवाद है? 3 गो। पहला के राष्ट्रपति, दूसरा के उपराष्ट्रपति, तीसरा के राज्यपाल। तो ये किसके तहत लेते हैं जब अनुसूची के तहत नहीं लेते हैं? तो ये लेते हैं अनुच्छेद के तहत। इसका जानकारी हमको अनुच्छेद जो 395 अनुच्छेद है उसमें से कुछ में जो है कि वो शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं,
उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अनुसूची 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करती है, अनुसूची 2 वेतन भत्ता पेंशन की चर्चा करती है, अनुसूची 3 शपथ की चर्चा करती है। तो क्या सभ्य का शपथ नहीं, 3 गो का शपथ नहीं करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो भाई राष्ट्रपति किसमें, तो अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद, 60 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, 60 में। उपराष्ट्रपति किसमें, 69 में, और राज्यपाल किसमें, 159 में। ये हो गया आपका अनुसूची 3 क्लियर। अब आइए अनुसूची 4। अनुसूची 4 जो लिखते हैं 4 अक्षर का, यहां पर ध्यान में रखना है। शपथ लिखे 3 अक्षर का तो 3 में हो गया। राज्यसभा लिखेंगे 4 अक्षर का, ऐसे राज्यसभा होता है ऐसे करके राज्यसभा, लेकिन आपको याद रखने के लिए ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है राज्यसभा, राज्यसभा में देखिए 1 2 3 4 अक्षर हुआ, इसीलिए अनुसूची किसमें है, 4 में, इसीलिए किसमें है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीट का बंटवारा, राज्यसभा सीट का बंटवारा। जैसे भारत के अंदर जितना भी राज्य, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी में राज्यसभा सीट है, सभी में क्या है, राज्यसभा सीट है। जैसे बिहार में अगर राज्यसभा सीट देखे, तो 16 गो राज्यसभा सीट है। कितना राज्यसभा सीट है बिहार में, 16 गो राज्यसभा सीट है। अगर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक राज्यसभा सीट है 31 गो, कितना गो है, 31 गो। बिहार में 16 गो है, यूपी में 31 गो है। यानी भारत के अंदर में जितना राज्य है, जितना केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को कुछ व कुछ मात्रा में राज्यसभा सीट दिए हैं। राज्यसभा सीट क्या किए हैं, आवंटित किए हैं या बंटवारा किए हैं। तो अनुसूची 4 सिर्फ वही कहता है कि भारत के अंदर राज्यसभा सीट का क्या कीजिए, बंटवारा कीजिए। क्या कीजिए, बंटवारा कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा सीट का बंटवारा किस अनुसूची में, तो बोलेगा राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा वाला यानी 4, यानी कौन चीज, 4। शपथ यानी 3 अक्षर, यानी कौन अनुसूची, 3। कौन अनुसूची, 3। शुरुआत करेंगे हम लोग किससे, भारत से, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के। और उसके बाद जो है कि वो वेतन खाली बीच में रखना है 2 में। यानी राज्यसभा सीट का बंटवारा कौन अनुसूची हो गया, 4। कौन अनुसूची हो गया, 4। यानी आप कह सकते हैं कि अनुसूची 4 जो है कि भारत के हर एक राज्य में राज्यसभा सीट बंटवारा करता है। क्या करता है, राज्यसभा सीट बंटवारा करता है। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, एगो नया राज्य बन जाए, एगो नया राज्य मान लीजिए पूर्वांचल, अभी हम बना रहे थे, यूपी को काट के पूर्वांचल बना रहे थे। अगर मान लीजिए भारत का 29वां राज्य आगे चलकर पूर्वांचल अगर बन जाता है, तो क्या अनुसूची किसमें किसमें हमको अंतर देखने के लिए मिलेगा या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? तो आप बोलिएगा एगो इसमें 28 को था ना, इसमें 29 को हो जाएगा। यानी अनुसूची में जो एक है वह जो है कि राज्यों का जो है कि लिस्ट जारी करता है, यानी 28 का जगह कितना लिखना पड़ेगा, 29 को लिखना पड़ेगा। काहे कि वो पूर्वांचल पढ़ा दिए, यानी अनुसूची 1 में हमको परिवर्तन देखने के लिए मिला। ठीक, उसके बाद जो हमको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा अनुसूची 4 में भी, किसमें मिलेगा, अनुसूची 4 में भी। काहे कि आपको यहाँ पर जो राज्य बना है उसको कौन सा सीट देंगे, हमको राज्यसभा सीट भी उसको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, राज्यसभा सीट। यानी मान लीजिए इसको कुछ मतलब हमको राज्यसभा सीट दे दिए, तो इसका मतलब हमको किसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, अनुसूची 4 में। यहाँ पर 28 की जगह कितना हो गया, 29। यानी आप बोल सकते हैं कि भारत के अंदर अगर कोई नया राज्य का गठन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये दोनों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अगर भारत के अंदर कोई नए राज्य का गठन होता है तो कितने अनुसूची में परिवर्तन होगा, 2 अनुसूची में। कितना अनुसूची में, 2 अनुसूची में। पहला कौन सा, अनुसूची 1, क्योंकि वो राज्य का लिस्ट जारी रखता है, तो अनुसूची 1। और 4 में राज्यसभा सीट है, यानी उसको राज्यसभा सीट भी कुछ मात्रा में देंगे। यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में हमको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। कब, जब कोई नया राज्य का गठन होगा। तो ये चारों को एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं दोबारा, थोड़ा सा ध्यान से गौर से सुनिएगा। अनुसूची 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। ठीक, अनुसूची 2 सभी प्रकार के पदाधिकारी को वेतन भत्ता पेंशन। ठीक,
अनुसूची 3 शपथ की चर्चा करती है। किसकी चर्चा करती है? शपथ की चर्चा। तो क्या शपथ जो हम लोग दिलाते हैं कोई भी व्यक्ति को नए पद पर बैठने के लिए, तो क्या अनुसूची 3 के तहत सभ्य को शपथ दिलाते हैं? नहीं, 3 व्यक्ति को नहीं दिलाते हैं। किसको किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को। ये अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ये किसके तहत शपथ लेते हैं? अनुच्छेद के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति 60 के तहत शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति 69 के तहत शपथ लेंगे, राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेंगे। आइए 4 राज्यसभा, चार अक्षर का है, 4 मार्क देंगे। राज्यसभा सीट का बंटवारा। और सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे अधिक विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जो है कि अभी 1 नंबर पर चल रहा है। आइए आगे अब इसको थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 5 ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 5 कहता है कि भारत के अंदर जितना भी एससी और एसटी एरिया है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब यानी जनजाति, ट्राइब यानी जनजाति, यानी भारत के अंदर एससी एसटी इलाके में जो अलग से सरकार ध्यान देगी, जो अलग से सरकार को ध्यान दिलाना होगा या देना होगा, उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। किसमें किया गया? अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में याद रखना है एससी एसटी। क्या याद रखना है? एससी एसटी। अनुसूची 5 में क्या याद रखना है? एससी एसटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एससी एसटी का वर्णन किस अनुसूची में, तो आपका जवाब होना चाहिए अनुसूची 5। क्या होना चाहिए? अनुसूची 5। जब अनुसूची 5 पढ़ रहे हैं तो अनुसूची 5 में पढ़ने के दौरान हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार के द्वारा अनुसूची 5 के तहत एससी एसटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा एक परिषद का गठन किया जाता है जिसका नाम है जनजातीय सलाहकार परिषद। जिसका नाम क्या है? जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। अर्थात अनुसूची 5 के तहत एससी एसटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा? जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। यानी यह एक प्रकार का संस्था है। यही संस्था जो है कि स्पेशली ध्यान देने के लिए बनाया गया है। किस पर? एससी एसटी पर। कौन अनुसूची के तहत? 5 के तहत। अब उसके जो गठन करते हैं वो गठन करते कौन है? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और आपको पता होगा कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं 15वें नंबर के। कितना नंबर के? 15वें नंबर के। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कितने नंबर के? 15वें नंबर के। यानी भारत के 2 बड़े पद अभी कितने नंबर के चल रहे हैं? 15वें नंबर के। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों हैं, सॉरी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं 15वें नंबर के। दोनों कितने नंबर के? 15वें नंबर के। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर देखें, जगदीप धनखड़ को अगर देखें, तो वो 1 अंक उससे कम है, 14वें नंबर के हैं। ध्यान से रखिएगा। तो आइए पहले हम टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? आपका जवाब होगा 5। फिर से, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत? 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। और करते कौन है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब कौन क्षेत्र में करते हैं? एससी एसटी क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? एससी एसटी। क्योंकि एससी एसटी एक ऐसा एरिया होता है भारत के अंदर, ये जहां भी वो थोड़ा सा पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता है, इसीलिए उसको स्पेशली सरकार ध्यान देके उसको समाज के सामने में थोड़ा ऊपर उठाने का कार्य कर रही है। बस आगे अनुसूची 6। अनुसूची 6 भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करती है। कितने राज्यों की? 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करती है। अनुसूची 6 भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करती है। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम जो भी दिशा है, इसमें से भारत के अंदर जो आजाद हुआ है
अलग अलग यूरोपीय कंपनी के द्वारा, तो आपको पूर्वोत्तर का जितना राज्य है वो लास्ट में आके संविधान का जो कि हिस्सा बना है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे आपका जो है कि मिजोरम हो गया, गोवा सब हो गया। गोवा इसे आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी वो जो है कि थोड़ा सा बाद में आके आजाद हुआ है। लेकिन स्पेशली अगर हम पूर्वोत्तर राज्य को देखें, स्पेशली अगर हम पूर्वोत्तर राज्य को देखें तो ये थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, थोड़ा यहाँ पर पिछड़ा है, पिछड़ा इलाका है। तो कितना राज्य की चर्चा करती है? 4। कितना? 4। यानी अनुसूची 6 भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करती है। और वो 4 राज्य आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा। अमोइका, अमे, अमोर्सिका, त्र, मित्र, मित्र, और इधर शुरू में अमे, अमे मित्र। क्या याद रखना है? अमे मित्र। क्या याद रखना है? अमे मित्र। अमोइका, अमे, मोर्सिका, त्र, मित्र। इसको तोड़ के लिखिएगा। अ से असम, क्या हो जाएगा? असम। मे से हो जाएगा मेघालय, क्या हो जाएगा? मेघालय। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। कहां होती है? मेघालय में। आप लोग सुने होंगे गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी के माध्यम से ही सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। और मी से हो गया मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। और त्र से हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया? त्रिपुरा। और ये जो 4 राज्य देखने के लिए मिला, अमे मित्र, अस, अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ये 4 राज्य के एससी एसटी जो क्षेत्र है उसी को स्पेशली बढ़ावा देगा भारत सरकार। भारत सरकार क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है। और यहाँ पर अनुसूची 5 के भांति ही अनुसूची 6 में भी एक संगठन का स्थापना करेंगे भारत के राज्यपाल, या जिस जिस राज्य में होगा उस राज्य के राज्यपाल जो है कि एक संस्था का गठन करेंगे जिसका नाम है स्वायत्त शासित जिला परिषद। क्या नाम होगा? स्वायत्त शासित जिला परिषद। इसका गठन करके अनुसूची 6 को डेवलप करेंगे। अनुसूची 6 कितने राज्य का? 4 राज्य का। कितने राज्य का? 4 राज्य का। एक बार 5 6 को एक बार में देख लेते हैं। 5 में एससी एसटी भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, जहां भी हो सकता है। अनुसूची 5 के तहत एससी एसटी क्षेत्र को बढ़ावा देगा। कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। कौन से संगठन का स्थापना करके? जनजाति सलाहकार परिषद का स्थापना करके। ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे अनुसूची 6 जैसे बोलेंगे तो उसमें माइंड में कितना राज्य आना चाहिए? 4 राज्य। कितना राज्य आना चाहिए? 4 राज्य। और 4 राज्य जो आना चाहिए ट्रिक से माइंड में आना चाहिए। अमे मित्र, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 ऐसा राज्य है जो कि अनुसूची 6 के तहत एससी एसटी क्षेत्र को बढ़ावा देगा। ये हो गया अनुसूची 6 कंप्लीट। अनुसूची 7 यानी सूची। 100 से 7 लिखते हैं हिंदी में, और 100 से ही सूची लिखते हैं। आपको पता होगा कि सूची जो है भारतीय संविधान में 3 गो है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूची को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा डीपली में समझेंगे, बस आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। जैसे हम सूची का नाम सुने, सूची, देखिए हम पढ़ रहे हैं अनुसूची, हम पढ़ाई कर रहे हैं अनुसूची, लेकिन अनुसूची के अंदर में आपको सूची देखने के लिए मिल रहा है, सूची देखने के लिए मिल रहा है। तो सूची जो होता है यह भारत के संविधान में 3 प्रकार का सूची होता है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूची एक ऐसा चीज होता है जो भारत के अंदर केंद्र सरकार को या संघ सरकार को कुछ मात्रा में काम करने के लिए दिया जाता है कि आप इस पर कानून बनाइए, इस पर काम कीजिए। और यहाँ पर राज्य सूची यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार को कुछ मात्रा में काम करने के लिए दिया जाता है, उसी को राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची में ये दोनों मिलकर होता है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर कानून बनाते हैं और करते हैं। तो कहने का मतलब है संघ सूची, राज्य सूची, ये तीनों सूची का वर्णन किस अनुसूची में? अनुसूची 7 में। संघ सूची में काम करने के लिए अगर देखें तो वर्तमान समय में 100 विषय है काम करने के लिए अनुसूची 7 में। राज्य सूची में वर्तमान में देखें तो 61 विषय है। कितना विषय है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में देखें तो 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किस अनुसूची में
तीन प्रकार की सूची का वर्णन है। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुसूची 7। क्या होगा? अनुसूची 7। तीन सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची में कितना कितना विषय है आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। संघ सूची में कितना विषय? 100 विषय। राज्य सूची में कितना विषय? 61 विषय। समवर्ती सूची में कितना विषय? 52 विषय। संघ सूची पर जो कानून बनाता है संघ सरकार या केंद्र सरकार या मोदी सरकार वर्तमान में। राज्य सूची पर विषय कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। संपत्ति सूची पर दोनों बना सकता है। अगर दोनों में विवाद होगा तो केंद्र सरकार का आवाज जो है कि कानून मान्य होगा। आइए अब आगे। इसी तरह आप बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन के रूप में कि किस अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है कि आप इस पर काम कीजिए जो 61 को दिए हैं विषय काम करने के लिए, आप संघ सरकार अलग से काम कीजिए जो 100 विषय दिए गए। अर्थात आप बोल सकते हैं संघ सूची और राज्य सूची के जो बीच शक्ति का जो बंटवारा किया गया है किस अनुसूची के तहत? 7वीं अनुसूची के तहत। किस अनुसूची के तहत? 7वीं अनुसूची के तहत। आइए अब आगे 8वीं अनुसूची, जो अब तक का सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजभाषा। किसका वर्णन है? राजभाषा। 1 से लेके 8 तक में सबसे अगर इंपॉर्टेंट है यही 8वीं अनुसूची है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद सब रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे अधिक 8वीं अनुसूची में जो राजभाषा का वर्णन है इसका वर्णन करना पड़ेगा। इसका वर्णन करना पड़ेगा। इसका वर्णन करना पड़ेगा। देखिएगा ये जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची किसका वर्णन है? राजभाषा। राजभाषा यानी आप सिर्फ भाषा भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ये राजभाषा का अगर हम बात करें, जब हमारा मूल संविधान बन रहा था, जब हमारा मूल संविधान बन रहा था, आपको पता है कि हमारा मूल संविधान संविधान सभाओं के द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू। उसी जब समय जब लागू किया जा रहा था तो 8वीं अनुसूची के राजभाषा जो जोड़ा गया था, मात्र उस समय 14 गो राजभाषा था। क्या गो राजभाषा था? 14 गो। क्या गो राजभाषा था? 14 गो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन? राजभाषा का। किसका वर्णन? राजभाषा का। किसका वर्णन? राजभाषा का। और राज्यसभा किसमें? 4 में। राज्यसभा किसमें? 4 में। और राजभाषा किसमें? 8 में। राजभाषा किसमें? 8 में। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है जिसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो बोलिएगा 14 को। कितना शामिल किया गया था? 14 को। अर्थात मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 14। कितनी थी? 14। तो वर्तमान समय में अगर देखिए तो 14 को नहीं है। वर्तमान समय में 14 को नहीं है, 14 से बढ़कर अभी तक हो गया है 22 गो। कितना को पूर गया है? 22 गो। अगर 14 में से 8 को जोड़ेंगे तो हमको 22 गो मिलेगा। इसका मतलब क्या गो नया जोड़े? 8 गो नया जोड़े। क्या गो नया जोड़े? 8 गो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 गो। क्या वो नया जुटा अभी तक में? 8 गो। तो वर्तमान में क्या गो? 22 गो। 22 गो ध्यान में रखना है। मूल संविधान में कितना? 14। क्या वो नया जुटा? 8 गो। 8 गो जो नया जुटा अब क्या हो गया? 22 गो। वो जो 8 गो जुटा उसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन सा भाषा कब जुटा, कहिया जुटा, नहीं जुटा, के संविधान संशोधन के तहत जुटा, ये सब चीज क्वेश्चन पूछता है। तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान से मिल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़े। कौन से भाषा को जोड़े? सिंधी भाषा को जोड़े। तो इसका मतलब पहले 14 गो था, अब 15वां भाषा कौन हो गया? सिंधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 8 में सबसे पहले जोड़ी गई भाषा कौन सी थी संविधान संशोधन के तहत? तो आपका जवाब होना चाहिए सिंधी। कौन संविधान संशोधन? 21वां। कब? 1967 में। उसके बाद आगे 15 को पूर गया है मेरे पास। अब आइए अगला संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा के लिए ट्रिक याद रखिएगा। नमक और नमक, नमक और नमक जो खाते हैं, नमक, नमक और नमक,
नमक जिसको कि हम लोग कहते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक जो होता है। देखिएगा नमक, नौ से हो गया नेपाली, नौ से क्या हो गया नेपाली, मौ से हो गया मणिपुरी, मौ से क्या हो गया मणिपुरी। आप लोग को पता होगा कि मणिपुरी एक शास्त्रीय भाषा भी है, और क से हो गया कोकनी, क से क्या हो गया कोकनी भाषा जो कि गोवा के अंदर में चलती है। ये हो गया सिंधी 15 3 18। अब हमको कितना भाषा चाहिए, 4 भाषा जो जुटा है उसके लिए हमको संविधान संशोधन देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितना भाषा, 4 भाषा, जिसके लिए ट्रिक होता है बोर्ड मास। आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास, बच्चा से ही पढ़ते हुए आएंगे बोर्ड मास, जो कि पढ़ते हैं का भागा गुंजोड़ घटावा, तो वही चीज होता है बोर्ड मास, उसको बोलते हैं। तो बोर्ड मास जो लिखते हैं BODMAS, इसी में BO से एक भाषा आ जाएगा, D से एक भाषा आ जाएगा, MA से एक भाषा आ जाएगा, S से एक भाषा आ जाएगा। तो BO से हो गया बोडो जो कि असम में चलता है, O से हो गया सॉरी D से हो गया डोगरी, D से क्या हो गया डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है। MA से हो गया मैथिली जो कि बिहार में चलता है, मैथिली। और S से हो गया संथाली जो कि झारखंड में चलता है, संथाली। तो टोटल कितना भाषा हो गया, 22 भाषा। तो एक बार फिर से 8वीं अनुसूची को रिकॉल करते हैं। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, राजभाषा का। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, राजभाषा का। राजभाषा की संख्या प्रारंभ में कितना, 14। कै गो नया जोड़े, 8 गो, इसीलिए 14 को पहले 8 गो नया जोड़े, कै गो हो गया 14 8 22 गो हो गया। तो ये 8 भाषा जो जोड़े हैं, कब जोड़े हैं, संविधान संशोधन याद रखना जरूरी है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़े, सही बात। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़े, 3 भाषा जोड़े, उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, नौ पर नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से कोकनी, हो गया 15 3 18। अब क्या हमको चाहिए, 4 गो चाहिए। 4 गो के लिए कौन संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हम लोग 4 भाषा जोड़े। 4 भाषा के ट्रिक है बोर्ड मास, यानी BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। ये हो गया टोटल आपका 1 से लेके 8वीं अनुसूची तक, 1 से लेके 8वीं अनुसूची तक, अर्थात मूल संविधान में जितना अनुसूची था इसका आप लोग को व्यापक जानकारी हम दिलाए। इससे पहले आपको 9 10 11 12 जो संविधान संशोधन वाला था, जो पिछले वीडियो में बताए थे, वो भी आराम से हो गया है। इतना होने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए और अनुसूची चैप्टर उसमें निकाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी बुक होगा, जो भी आपका कंपनी का होगा, तो उसमें से आप अनुसूची चैप्टर निकालिए। उसमें से देखिएगा आपका कम से कम 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आप ये मेरा दोनों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ये देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप बनाइएगा, 90% से ज्यादा बनेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी बनेगा, ऐसे हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। और आगे जितना भी वीडियो हम बनाएंगे, जिस टॉपिक पर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी विषय का हो, अभी शुरुआत हम पॉलिटी से किए हैं, अभी जो भी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उस आधार पे हम किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे आपके पास, और वही वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है, एग्जाम के लिए लाभदायक है, वही बनाएंगे। और पक्का मेरा टॉपिक टच होगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सिर्फ ईमानदारी से पढ़िए, और जो भी आपको पढ़ा है अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कहीं भी सेट लगाइए जाके, आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस धन्यवाद। अगला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाएंगे, तब तक के लिए बाय।